Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक नए वीडियो के साथ फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12th मैथ में चैप्टर नंबर 6 को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 8 तक को लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करना है। तो चलिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप देख सकते हो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक बात मैं आपको फिर से याद दिला दूं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 जो भी चल रहा है, सबका प्लेलिस्ट का लिंक मैं एक साथ दे दूंगा। जिस भी चैप्टर से आपके जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, आप वहां पर जाकर के पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में जाकर के आप उसके सोल्यूशन को देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोल रहा है देखिए क्वेश्चन। प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में दिया है 0 to π/2, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं गिवन फंक्शन को लिख दिया। जैसा कि मैं प्रीवियस वीडियोस अगर आप मेरा देखते हुए आ रहे हो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। हम लोग क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, और अगर वो डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू 0 से बड़ा हुआ तो बोलेंगे इंक्रीजिंग है, और अगर 0 से छोटा हुआ तो बोलेंगे क्या है, डिक्रीजिंग है। अब वो कैसे करेंगे, ये जो गिवन इंटरवल है इसमें से वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। मतलब जैसे 0 से π/2 है ना, तो 0 को भी यहाँ पर लेना है, इंटरवल है। ठीक है, तो 0 से π/2 भी लेना है और उनके बीच का वैल्यू रखना है। किसी भी वैल्यू को अगर आप इसके डिफ्रेंशिएशन वाले वैल्यू में पुट करोगे, अगर वो 0 से बड़ा होगा तो आप बोलोगे कि ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं करके बता देता हूँ आपको ये कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब यहाँ पर थीटा है तो हमको थीटा के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, dy/d थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर देखिए दो फंक्शन का डिवीजन है तो हमको डिवीजन वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक बार सबसे पहले मैं ऐसे लिख लेता हूँ, d/d थीटा ऑफ, आपको ये करना है 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा और माइनस थीटा। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो मैं इधर से लिख रहा हूँ थोड़ा सा, तो dy/d थीटा इज इक्वल्स टू, आपको डिवीजन का फार्मूला पता ही है, इसका अलग से करेंगे और इसका अलग से करेंगे। ठीक है, तो जब आप करोगे तो डिनोमिनेटर यानी डिनोमिनेटर को सेम लिखते हैं, तो 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर 4 sin थीटा। ठीक है, माइनस न्यूमरेटर 4 sin थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो d/d थीटा ऑफ 2 प्लस कॉस थीटा और होल डिवाइडेड बाई हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर क्या, 2 प्लस कॉस थीटा, तो 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस इसका अलग से करना पड़ेगा, तो d/d थीटा ऑफ थीटा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो dy/d थीटा इज इक्वल्स टू, इसको तो हमको एज इट इज लिखना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना नहीं है। तो 2 प्लस कॉस थीटा इंटू, देखिए 4 कांस्टेंट है, 4 बाहर लिख देंगे, और साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा होता है। मतलब इस पूरे का वैल्यू हमको मिलेगा 4 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा को बच्चों हमको एज इट इज राइट करना है, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करना नहीं, इसका करना है। तो देखिए जब आप इसका करोगे तो 2 का अलग से करना पड़ेगा, कॉस थीटा का अलग से करना पड़ेगा। तो 2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि कांस्टेंट का 0 होता है, और कॉस थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। देखिए यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला नहीं पता है तो प्लीज़ आप पहले चैप्टर नंबर 5 को कंप्लीट करिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डिफ्रेंशिएशन बनता है। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई, क्योंकि सब चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके पहले का चैप्टर बच्चों अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई भी टीचर आपको नहीं बता पाएगा। ठीक है, अब देखिए थीटा का डिफ्रेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, तो आपका ये 1 हो गया। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं पेज को टर्न करता हूँ।
चलिए आई होप आपने पिछले वाले साइड को नोट कर लिया है। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू हम लोग अब लिखते हैं। तो देखिए 4 cos थीटा से मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, तो 4 2 जा 8 cos थीटा मिलेगा। फिर cos थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, +4 cos थीटा मिलेगा, सॉरी cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा ना, cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा और ये साइन साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और होल अपॉन पिछला साइड जो आप नोट किए वहीं से मैं फर्दर इसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और यहाँ पर है आपका -1। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इससे आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू। अब देखिए अगर इन दोनों में से अगर हम लोग 4 कॉमन कर दें तो मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर अब ट्रिग्नोमेट्री का कैलकुलेशन है, आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री बनता होगा, क्योंकि अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनेगा तो आप इसको नहीं कर पाओगे। 4 दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो क्या आपको मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई इसमें से 4 बाहर निकल गया तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये -1 तो आपका चलता रहेगा। ठीक है, अगेन dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो आपको यहाँ पर अब क्या मिलेगा, 8 cos थीटा प्लस 4 इसका वैल्यू 1 हो गया, होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और -1। फर्दर अब हम लोग इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम लेकर के सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, dy बाई डी थीटा का वैल्यू, भाई इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इतना तो आपको पता ही होगा। तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर और होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यही होगा एलसीएम लेकर के अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ें। अब इसको हम लोग a प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन कर सकते हैं, तो कर लेते हैं। तो अगेन dy बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू 8 cos थीटा प्लस 4। देखिए a प्लस बी को होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b तीनों टर्म प्लस में मिलेंगे, लेकिन जैसे आप माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो सभी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो मैं माइनस करते हुए लिख रहा हूँ इसको। तो ये हो जाएगा -4a स्क्वायर और ये -b स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और -2ab यानी -4 cos थीटा और होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड -1 यहाँ पर रहेगा। ठीक है बच्चों, फर्दर कैलकुलेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए हमको क्या मिलेगा, dy अपॉन डी थीटा, यहाँ पर कैलकुलेशन ही मेन है। ठीक है, ये देखिए -4 प्लस 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और सॉरी ये -1 तो नहीं रहा ना, अब -1 कहाँ रहा, मैं -1 गलत लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या क्या बचा नोट कर लेते हैं। हमारे पास ये भी cos थीटा ये भी cos थीटा है, तो कैलकुलेशन हो जाएगा। तो 8 में से 4 माइनस करोगे तो 4 बचेगा, तो आपको मिलेगा 4 cos थीटा और यहाँ पर क्या मिलेगा, -cos स्क्वायर थीटा और होल अपॉन क्या मिलेगा, अरे भाई सेम टू सेम नोट कर लीजिए, cos थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप चाहो तो cos थीटा को कॉमन कर सकते हो, कर लीजिए, करना चाहें तो, नहीं करना चाहेंगे तब भी ठीक है। तो 4 माइनस cos थीटा और होल अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा ये dy बाई डी थीटा का वैल्यू मिला। ठीक है, अब करना क्या होता है कि हमको इसी वैल्यू में 0 से π/2 के बीच, जो कि इंटरवल दिया हुआ है जिसमें हमको थीटा दिया हुआ है ना, थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच होना चाहिए, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको दिया था। तो 0 भी आप इसमें रख के देखो और π/2 के बीच जितने भी एंगल्स आ रहे हैं सबका वैल्यू आप रख करके देखो, ये वाला वैल्यू प्लस आना चाहिए। अगर ये प्लस में आया ओवरऑल तो बोलेंगे कि ये इंक्रीजिंग है, और अगर प्लस में नहीं आया तो डिक्रीजिंग है। प्लस में आने का मतलब कि 0 भी आ सकता है, 0 से बड़ा भी आ सकता है इंक्रीजिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए इस बात को बस हम लोग लिख लेते हैं। अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ मेरी बात को समझो, dy बाई डी थीटा का वैल्यू ये यहाँ पर मैं नोट कर दिया हूँ। अब देखिए इंटरवल हमारे पास क्या दिया हुआ है,
वी हैव इंटरवल क्या दिया है मैं लिख लेता हूँ, वी हैव गिवन इंटरवल क्या है 0 to π/2। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग वैल्यू यहाँ पर देखिए सभी cos थीटा ही है। अगर हम लोग थीटा का वैल्यू सपोज करो 0 रखते हैं तो cos 0 क्या होता है 1 होता है। तो देखो ये 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, ये 1 मिलेगा, पूरा कैलकुलेशन देख लो आपको क्या मिलेगा रख करके, ये प्लस में आएगा जो भी क्वांटिटी आएगा। π/2 क्या होता है cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ 0 रखें तो देखिए ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, ये 0 मिलेगा, तो आप पूरा कैलकुलेट कर दोगे। अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा कैलकुलेशन ही dy/d थीटा का वैल्यू भी 0 आ गया। अगर आप इन दोनों के बीच कुछ भी वैल्यू रखो, जैसे π/4 रख लो, π/3 रख लो, यानी इन दोनों एंगल के बीच आप कुछ भी वैल्यू रखो, आप हमेशा देख सकते हो एग्जाम्पल रख करके, आप रख करके अलग अलग देख लीजिए, मैं रख के दिखाऊंगा नहीं, ठीक है। तो इनके बीच आप कुछ भी वैल्यू रखो या इन दोनों वैल्यू को रखो तो ये वैल्यू हमेशा 0 के बराबर आएगा या 0 से बड़ा आएगा और वही होना चाहिए, ठीक है। तो इस बात को सिर्फ मैं लिख रहा हूं, आप इसको करके चेक करके देख सकते हो। फॉर एवरी वैल्यू इन इंटरवल 0 to π/2 गिवन फंक्शन y गिवन फंक्शन, ठीक है। फॉर एवरी वैल्यू इन इंटरवल इतना गिवन फंक्शन, ऐसा लिख लो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, गिवन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन करके लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। गिवन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, और फंक्शन क्या है dy/d थीटा, dy/d थीटा या इसी को y डैश भी बोलते हैं, ठीक है। इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हमेशा हमको 0 के बराबर मिल रहा है या 0 से बड़ा मिल रहा है, बट 0 के बराबर तब मिल रहा है जब हम लोग π/2 रख रहे हैं, और हर केस में y dy/d थीटा का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा मिल रहा है। तो ये कंडीशन हो रहा है, और ये जब कंडीशन हमको मिलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो गिवन फंक्शन है वो क्या है इंक्रीजिंग है। देयरफॉर, अब आप इस बात को लिख लीजिए, देयरफॉर गिवन फंक्शन y is increasing in इंटरवल क्या है 0 to π/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल 0 to ∞। मतलब कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन यहाँ बोलेगा तो हम लोग log x मानते हैं, ठीक है। तो log x जो होगा, यानी फंक्शन हमारे पास क्या दिया है log x, तो log x जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल में, मतलब 0 से बड़ा वैल्यू रखें और ∞ से छोटा रखें तो वो इंक्रीजिंग होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से चलिए कर लेते हैं। तो गिवन में क्या दिया हमारे पास, गिवन फंक्शन, तो गिवन फंक्शन को हम लोग मान लेते हैं y, और y इज इक्वल टू क्या दिया है log x दिया है, ठीक है। y मान लो, आप f ऑफ x मान लो, जो भी मान सकते हो, ठीक है। तो मैं y मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, ऐसे करके लिख लीजिए लेट करके, ठीक है। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। या इसी को मैं चलिए मैं y डैश बोल दिया, इसका वैल्यू क्या आ गया 1/x। अब देखिए आपको चेक क्या करना है कि 0 से इन्फिनिटी के बीच अगर आप इसमें वैल्यू रखो तो क्या ये प्लस में आ रहा है। तो देखो 0 तो रखना नहीं है, 0 से बड़ा रखोगे 1 तो 1/1 आपको 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो 1/2 तब भी 0 से बड़ा ही मिलेगा। आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी रखते हो तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, लेकिन ये ओपन इंटरवल है, क्लोज नहीं है, तो इन्फिनिटी तो रखना नहीं है। तो इन्फिनिटी से नीचे जब भी आप वैल्यू रखोगे तो इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा, भले वो पॉइंट में आएगा लेकिन वो माइनस में नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसा करके आप सिर्फ आंसर जल्दी से लिख लीजिए, फैन
एक्स बिलोंग टू 0 टू इन्फिनिटी, या ऐसे भी करके आप लिख सकते हो व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्स इज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। जैसे भी आप सेंटेंस में लिखना चाहो लिख सकते हो, इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। देन y डैश इज ग्रेटर देन 0, और y डैश अगर ग्रेटर देन 0 है तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। सो लॉगरिथमिक फंक्शन logarithmic function is strictly increasing on 0 to infinity। देखिए कहीं कहीं पे आप देख रहे होंगे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख रहे हैं और कहीं कहीं पे सिर्फ इंक्रीजिंग लिख रहे हैं। अगर इक्वल्स टू 0 भी होता, यानी अगर इक्वल्स टू 0 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होगा तो हम लोग इंक्रीजिंग बोलते हैं, और अगर सिर्फ अगर ये y डैश का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो हम लोग बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, और 0 से बड़ा और बराबर होगा सिर्फ बोलेंगे इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और दोनों क्वेश्चन अगर समझ में आया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके भी हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली ऑन -1 to 1। यानी ये जो गिवन फंक्शन है जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये गिवन फंक्शन न तो इंक्रीजिंग है न तो डिक्रीजिंग है, अगर हम लोग इंटरवल क्या लें, -1 से 1 लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखिए नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग मतलब यहाँ पर ये होना चाहिए कि यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों मिलेगा। कैसे मिलेगा, चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले मैं नोट ही कर लिया हूँ, गिवन में f ऑफ x हमारे पास क्या दिया है, ये दिया है। अब आपको पता ही है हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने के लिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आप नोट कर लीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हम लोग लिखेंगे, f डैश x इज इक्वल्स टू, आई होप आपको डिफ्रेंशिएशन आता है, मैं डिफ्रेंशिएशन यहाँ नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ही करूंगा। तो x टू पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, nx n माइनस 1 से। चलिए एक बार तो मैं लिख ही देता हूँ, अच्छा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो f डैश x इज इक्वल्स टू, तीनों टर्म का अलग अलग होगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है और x का 1 होता है, और ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 होता है। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या आया, 2x माइनस 1 आया। ठीक है, अब चलिए डिफ्रेंशिएशन तो हमने कर लिया, अब हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू निकालना पड़ता है, जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में किए हैं, जो कि आप देख चुके हो। अगर नहीं देखे हो तो पुराने वीडियोज़ को आप देखिए। तो पुटिंग हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, ये प्रोसीजर होता है। पुटिंग f डैश x इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1/2। अब हम लोग क्या करते थे, याद आ रहा है कुछ, देखिए क्या करते थे, हम लोग नंबर लाइन लेते थे, रियल नंबर लाइन, और उस पे इस गिवन नंबर को क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे। इधर आपका इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है। हमारे पास जो x का वैल्यू है वो 1/2 है, लेकिन यहाँ पर इंटरवल अगर नहीं देता तो हम लोग -इन्फिनिटी से 1/2 और 1/2 से इन्फिनिटी, दो इंटरवल लेते। बट यहाँ पर क्वेश्चन में इंटरवल दे दिया है -1 से 1, तो कहीं कहीं इधर -1 होगा और कहीं कहीं इधर 1 होगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ हमको इन दोनों के बीच ही चेक करना है, -1 से 1 के बीच। तो 1/2 देखिए, -1 से 1 के बीच ये दो इंटरवल में इसको डिवाइड कर दिया, एक इंटरवल ये और एक इंटरवल ये, दो इंटरवल में डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास क्या क्या इंटरवल मिला वो बात मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो वी हैव 2 इंटरवल्स, वी हैव 2 इंटरवल्स, कौन कौन सा, -1 to 1/2 एंड सेकेंड क्या हमारे पास है,
1/2 to 1। अब इन्हीं दोनों इंटरवल में हमको चेक करना है कि क्या स्थिति बन रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है कि डिक्रीजिंग आ रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि एक में इंक्रीजिंग आएगा, एक में डिक्रीजिंग आएगा। जब दोनों ही आ जाएगा तो हम लोग बोल ही नहीं सकते कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो ऐसे केस में हम लोग बोल देते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो चलिए चेक कर लेते हैं कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग चेक करते हैं। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सिंस हमारे पास एफ डैश एक्स तो ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है। क्या हमारे पास है 2x माइनस 1। अब देखिए -1 से 1/2 के बीच आपको वैल्यू रखना है और यहाँ पर क्या आना चाहिए, ये वाला वैल्यू देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है। सपोज करो हम लोग -1 से 1/2 के बीच 0 आता है, एक चलो 0 रैंडमली रख के देख लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं तो 2 × 0 0 और ये -1, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, इसका अल्टीमेट आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ऐसे करके इसके बीच आप कोई भी नंबर रख के देख लीजिए। 1/4 रख के चेक कर लीजिए। अगर आप 1/4 रख के चेक करते हो तब भी ये निगेटिव आएगा। 1/3 रख के चेक कर लीजिए। ये सारे वैल्यूज क्या इन दोनों के बीच है, इन दोनों नंबर्स के बीच आप कोई भी वैल्यू रखिए। यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे कि फॉर एवरी वैल्यू बिटवीन दिस एंड दिस एफ डैश एक्स इज ऑलवेज निगेटिव नंबर्स। ठीक है, क्वांटिटी में निगेटिव मिलेगा, मतलब इस इंटरवल के बीच हमको क्या मिल रहा है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग मिल रहा है। ठीक है, इस बात को लिख दें। तो चलिए इस बात को लिख देते हैं। फॉर एवरी वैल्यू बिटवीन कौन सा, -1 to 1/2 एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। निगेटिव मतलब लेस देन 0। Therefore f is strictly decreasing on कौन सा इंटरवल है, -1 to 1/2। तो यहाँ तो आपको डिक्रीजिंग मिल गया। तो यहाँ तक आप नोट करिए, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए भाई हम लोग दूसरे इंटरवल में अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, फॉर इंटरवल करके लिख लीजिए। फॉर इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, सेकेंड वाला, 1/2 to 1 है। सिंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास था, उसको भी मैं सामने आपके नोट कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, 2x माइनस 1। अब देखिए इन दोनों बीच का कोई भी आप वैल्यू रखो, इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू रख सकते हो। तो देखो क्या आपका आंसर आ रहा है, कुछ भी आप रख लो। इन दोनों के बीच कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है, अरे नहीं समझ में आ रहा है, इस कोई बीच का वैल्यू क्या सकता है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दो, तब भी आप समझ जाओगे। ठीक है, 3/4 हो जाएगा इन दोनों के बीच का वैल्यू। तो 3/4 रख के देखो, तो इंटू 3/4 करोगे, 3 2 जा 6/4, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा और उसमें से 1 माइनस करोगे तो ये पॉजिटिव नंबर आएगा। मतलब बच्चों मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इन दोनों के बीच, भाई दो रेशनल नंबर के बीच इनफाइनाइटली रेशनल नंबर होता है, आप जानते हो। ये चीज़ आप क्लास 7, 8, 9, 10, 11 तक पढ़ चुके हो बच्चों, इसलिए इसको मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। इन दोनों के बीच आप कोई भी नंबर लो और इसके बीच रख करके देखो, एफ डैश एक्स का वैल्यू हमेशा ही आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को मैं लिख रहा हूँ, फॉर एवरी वैल्यू बिटवीन 1/2 to 1 एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो गिवन एफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अब यहाँ पर 0 से बढ़ा गया तो इंक्रीजिंग ऑन 1/2 to 1। अब देखिए क्या हमको मिला, भाई हमारे पास जो इंटरवल दिया था वो तो -1 से 1 के बीच चेक करना था, वो तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको ये दो इंटरवल अलग मिल गया। तो एक ही जो इंटरवल दिया उसमें से दो चीज़ें मिल रही है, एक बार इंक्रीजिंग एक बार डिक्रीजिंग, तो दोनों तो हो नहीं सकता। तो अगर वो इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है तो ऐसे में हम लोग बोल देंगे सो
या 10 given function thus the given function is neither increasing or nor decreasing, on -1 to 1, यानी इस गिवन इंटरवल में ये नाइदर इंक्रीजिंग है नॉट डिक्रीजिंग है। आई होप कि मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मेरा वीडियो पसंद भी आया होगा। तो फिर से मैं बच्चों आपको याद दिला रहा हूँ कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और आपको पसंद आया है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं पसंद है तो आप ज़बरदस्ती लाइक करिए, बट अगर मेरा सोल्यूशन आपको सच में समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, बाकी का डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।